क्लास 10th के बच्चे ध्यान दें। बायोलॉजी का आज दूसरा लेक्चर घंटी है और आज मैं जानूंगा अमीबा के बारे में। ठीक है बाबू, किसके बारे में जानना है? अमीबा। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय कहने का मतलब ऐसा जीव जिसके पूरे शरीर का निर्माण एक सेल से अर्थात एक कोशिका से हुआ। तो अमीबा के पूरे बॉडी का निर्माण क्या होता है बाबू? एक कोशिका से होता है। ध्यान से सुनिए और यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिए। अमीबा जो होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय और प्राणी संपोषी जीव। प्राणी संपोषी। तो यहां से दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रह सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा कि अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय। और पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा हो गया प्राणी संपोषी जीव। कल मैं प्राणी संपोषी पर लेक्चर दिया था। और देखिए अमीबा का आकार जो होता है ना, अनिश्चित। अमीबा का आकार ऐसा होता है। बात समझ गए? बिल्कुल इस प्रकार के अमीबा होते हैं। माइंड में सेट हो गया आपको? अमीबा बिल्कुल इसी प्रकार के होंगे। बात समझ गए? तो यहां से दूसरा प्रश्न बन सकता है कि अमीबा का आकार कैसा होता है? अमीबा का आकार किस प्रकार का होता है? अनिश्चित आकार का। ध्यान दीजिएगा। और बाबू पता है अमीबा का आकार अनिश्चित क्यों होता है? कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण। ये जो भाग देख रहे हो आप, ये सारे भाग, इसे कूटपाद कहा जाता है। और अमीबा जब भोजन के समीप रहती है ना, तो अमीबा में कूटपाद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मान लो ये अगर भोजन है, ध्यान दीजिए, तो अमीबा जैसे ही भोजन के समीप रहेगा इसके कूटपाद बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान से देखिए, इसके कूटपाद जो है ना, ये दोनों, ये क्या हो जाएंगे? ऐसे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे और एक क्रम में ये दोनों आके सट जाएंगे। सट गए ना, और सटने के बाद क्या करेंगे? ये धीरे धीरे बाबू माइंड में सेट कीजिए, इस प्रकार का रसधानी का निर्माण करेंगे। इसको मैं रसधानी बोलूंगा। बात समझ गए? इसमें भोजन के अतिरिक्त जल भी होता है रसधानी में। बात समझ रहे हो आप लोग? और ये रसधानी में मौजूद भोजन धीरे धीरे पचित हो जाएंगे और पचने के बाद अपचा भोजन निकालने का भी अमीबा में कोई ठोस जगह नहीं होता है। बात समझ गए? अब देखिए अमीबा का भोजन क्या सब है। अमीबा का भोजन, अगर प्रश्न बिहार बोर्ड आपको 2 नंबर के अंतर्गत पूछ दे कि अमीबा का भोजन क्या सब है, तो ध्यान दीजिएगा, शैवाल। शैवाल के बाद हो गया बैक्टीरिया, अन्य दूसरा सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद हो गया बउआ डाइटम। डाइटम। इसके अलावा अन्य समुद्री जीव सब, सूक्ष्म जीव, अन्य समुद्री सूक्ष्म जीव, ये सारे अमीबा के भोजन हो जाएंगे। माइंड में सेट हो गया? कोई डाउट नहीं। अमीबा जब भोजन के समीप रहता है तो ऑटोमेटिक अमीबा का क्या होता है? कूटपाद ऐसे बढ़ जाती है और भोजन को वो कवर कर लेती है अपने चारों बगल से। बात समझ रहे हो ना? और धीरे धीरे अपने भीतर एक रसधानी का निर्माण करती है। ठीक है, अब ये रसधानी यहां से पाचक रस निकलता है, इसको पचा देता है। ये पच गया बुआ, इसको जब पचा देगा उसके बाद भोजन और जल पचित हो जाता है और फिर अपचा भोजन इसी प्रोसेस से शरीर से बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया?
अगला टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। यहां से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहता है, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य का आहार नाल। मेरे पास सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, आहार नाल किसे कहोगे? आहार नाल। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, आहार नाल एक कुंडलित रचना है, बात समझ गए? और इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा कि मनुष्य में, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या रहेगा? प्रश्न रहेगा बाबू, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा बाबू, मानव में आहार नाल की लंबाई 8 से लेकर के 10 मीटर तक होती है। यह हो गया मेरा आंसर, बात समझ गए? आहार नाल कहने का मतलब हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग जो आपस में मिलकर के पाचन का कार्य संपन्न करते हैं, बात समझ गए ना? उसे मैं सम्मिलित रूप से आहार नाल कहूंगा। और आहार नाल की लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर, याद रखोगे आप, माइंड में सेट हो गया। ध्यान दीजिएगा, आहार नाल का पहला भाग, ध्यान दीजिएगा, या तो प्रश्न आपसे रहेगा कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है मनुष्य में, या रहेगा आहार नाल का पहला भाग क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, मनुष्य में भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? कहां से शुरू होता है? तो बाबू, जिस अंग से शुरू होता है ना, उस अंग का नाम है मुख गुहा। कहां से? मुख गुहा से। और ये मुख गुहा जो है आहार नाल का पहला भाग है। यहां से भी आपसे प्रश्न बना के पूछ देगा कि आहार नाल के पहला भाग को क्या कहते हैं? मुख गुहा। माइंड में सेट है बाबू? ध्यान दीजिए, मुख गुहा ऊपरी और निचले जबड़े से व्यवस्थित होता है। ये ऊपरी जबड़ा हो गया, ये ऊपर का हिस्सा, और ये निचली जबड़ा हो गया, बात समझे ना? और जबड़े में क्या व्यवस्थित होते हैं? दांत। तो दांत से रिलेटेड 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। एक तो रहेगा कि एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कितनी दांत पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा बाबू, मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत, एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में 32 दांत पाए जाते हैं। और जीवन में दांत 2 बार आती है। जन्म के बाद जो दांत आती है ना, उसे दूध के दांत कहते हैं। तो एक और प्रश्न आपसे बना के पूछ लेगा, ध्यान दीजिएगा, कि दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो बाबू याद रखना, दूध के दांत की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20। और ये 20 दांत जब टूट जाती है ना, उसके बाद जो दांत जन्म लेता है वो अस्थाई दांत होता है। माइंड में सेट? कोई डाउट नहीं? दांत के अलावा मुख गुहा में जिसको हम लोग जीभ कहते हैं, और उसके बाद 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। माइंड में सेट? ध्यान दीजिए, तो यहां से एक और प्रश्न आपसे पूछ देगा कि हमारे मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि
पाई जाती है, तो याद रखिएगा 3 जोड़ी मतलब 6 लार ग्रंथि पाई जाती है। बात समझ गए ना? हमारे मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी मतलब 6 लार ग्रंथि हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा बाबू। इसके बाद अगला प्रश्न आपको रह सकता है, ध्यान दीजिए। जीव जो है ना बाबू, जीव एक मांसल रचना होती है। बात समझिए, मांसल कहने का मतलब समझ रहे हैं? मांसल कहने का मतलब जीव में हड्डी नहीं पाई जाती है। जीव में क्या नहीं पाई जाती है बाबू? हड्डी। याद रखिएगा, जीव कैसी रचना है? जीव मांसल रचना है। माइंड में सेट हो गया? जीव कैसी रचना होती है? मांसल रचना। सेट हो गया माइंड में? हमारे शरीर में जीव जो होती है ना, मांसल रचना होती है। ठीक है ना? इसके बाद अगला टॉपिक ध्यान दीजिए। जीव मांसल रचना होती है, और इसके बाद